सीक्रेट एजेंसी किस्त नंबर 14। दूसरे रोज सुबह बेरूत एयरपोर्ट पर एयर फ्रांस के बोइंग 4 से उतरने वाला पहला शख्स कीता सिन्यूसी था। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचकर इसने अपने डिप्लोमेटिक शनाख्ती कार्ड दिखाए और इससे फौरन ही जाने की इजाज़त दे दी गई। डाउन से निकलते ही बेरूत में लेबनान सफारत खाने का थर्ड सेक्रेटरी मिल गया। मैंने जिस कार के लिए कहा था वो लाए हुए नहीं? सिन्यूसी इससे हाथ मिलाते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी हदायत के मुताबिक हमने ऐसी कार किराए पर हासिल कर रखी है। ऑर्डर मोड कार है। तुम जहाँ जाना चाहोगे। मैं ड्राइव कर प्राइस नहीं। सिन्यूसी इसकी बात काट दी। ड्राइव मैं खुद कर लूँगा। तुम मुझे उसकी चाबियाँ दे दो और ये बता दो कि कार कहाँ खड़ी है। इसके बाद तुम अपने दफ्तर चले जाओ। 5 मिनट बाद सिन्यूसी जनूबी रूट नंबर 1 पर तेज़ी से कार चला रहा था। रुख तायर की तरफ था। ये पहाड़ी सड़क थी। मोड़ पर भी वो कार की रफ्तार कम नहीं कर रहा था। कई मरतबा कार उलटते उलटते बची थी। कल जब मिलर ने इसे ब्रीफकेस भिजवाने की हदायत की थी तो सिन्यूसी ने जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर लादने के बजाय खुद जाने का फैसला किया था, जिसके नतीजे में इस वक्त बेरूत में नजर आ रहा था। चंद दिन पहले इसने पेरिस से डिप्लोमेटिक मेल के तहत बेरूत में अपने सफारत खाने के नाम चंद पेटियां भेजी थी, जिनमें असला। बेरूत में पेटियां इसके सफारत खाने के एक ऑफिसर ने वसूल की, लेकिन गुज़श्ता नवंबर में पेरिस मैच नामी मैगजीन ने फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के एक कर्नल लेरवे फिन वाइल का एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें इसने सनसनीखेज इंकशाफ किया था कि इसके महकमा के एक शोबे सर्विस 7 ने बेरूत में सफारत खाने के नाम पेरिस से भेजे जाने वाले डिप्लोमेटिक डॉक के थैले खोल देखे थे। कर्नल लेवे की रिपोर्ट पढ़कर सिन्यूसी थर्रा उठा था। इसका मतलब था कि पेरिस से बाहर अपने सफारत खानों को जो भी असला और रिपोर्टें डिप्लोमेटिक कार्गो के जरिए भेज रहा था, वो सब कुछ फ्रांसीसी इंटेलिजेंस की नज़रों में आ चुका था। लेकिन सादिक का दिया ब्रीफकेस यरूशलेम पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसने खुद जाने का फैसला किया था। खुशकिस्मती से अभी तक वो वक्त नहीं आया था कि डिप्लोमेट्स के सामान की तलाशी ली जाती। पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर भी इसके सामान की तलाशी लिए बगैर जहाज में सवार होने की इजाज़त दे दी गई थी। बेरूत एयरपोर्ट से रवाना होने के तकरीबन 1 घंटे बाद वो लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की नाइजीरियन बटालियन के हेडक्वार्टर पहुँच चुका था। मेजर बालिबा, सिन्यूसी ने एक सियाफहम संतरी को मुखातिब करते हुए कहा, इसे इत्तला कर दो कि इसका दोस्त पहुंच गया है। संतरी ने गार्ड बूथ में दाखिल होकर फ़ोन का रिसीवर उठा कर किसी से बात करने लगा। वो मुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि कैंप के अंदरूनी हिस्से से तेज रफ्तारी से आने वाली एक जीप गेट के करीब आकर रुकी। स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ एक भारी भरकम ऑफिसर छलांग लगाकर नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता सिन्यूसी की कार में दाखिल हो गया। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके साथ ही सिन्यूसी ने वो ब्रीफकेस ऑफिसर के हवाले कर दिया। इस ब्रीफकेस के साथ एक कागज़ पर लिखा हुआ फ़ोन नंबर और एक लिफाफे में भारी रकम भी मौजूद थी। इन्हें एक दूसरे से बारगेनिंग की जरूरत पेश नहीं आई थी। मेजर बालिबा इसका पुराना दोस्त था और इससे पहले भी इसके कई किस्म के काम आ चुका था। दोपहर के बाद सिन्यूसी दोबारा बेरूत पहुंच चुका था, जहां होटल मेडिटेशन में इसका कमरा पहले ही मखसूस था। यहाँ इसे सिर्फ एक रात काम करना था, क्योंकि अगली सुबह की फ़्लाइट पर पेरिस की इसकी सीट बुक थी। इसी शाम 4 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद मेजर बालिबा यरूशलेम पहुँच गया। इसे इसराइली सरहद अबूर करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। चेक पोस्ट पर मौजूद इसराइली और यूनानी मुहाफिजों को सख्ती से हदायत थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की किसी गाड़ी या किसी आदमी को ना रोका जाए। चुनांचे मेजर बालिबा की गाड़ी पर अक़वाम मुत्तहिदा का मखसूस निशान वाली प्लेटें देखते ही मुहाफिजों ने इसकी शोलियत कार को आगे जाने का रास्ता दे दिया था। यरूशलेम के किंग डेविड होटल के एक कमरे में नाश्ता करने के बाद मेजर बालिबा ने टेलीफोन नंबर पर वो नंबर डायल किया जो सिन्यूसी ने इसे दिया था। वो नंबर मशरकी यरूशलेम के एक इलाके का था। पहली घंटी पर ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। रिसीवर पर अरबी लहजे में एक भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? मेजर बालिबा ने अंग्रेज़ी में कहा। इसे अपने मिशन के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। इससे फ़ोन पर बात करने वाले ने इसे दूसरे दिन सुबह पुराने शहर में अबू बकर रेस्टोरेंट में नाश्ते की दावत दी। शहर का वो इलाका गैर मुल्की सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखता था। मेजर बालिबा ने इसकी दावत कबूल करके शुक्र अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। मेजर बालिबा की रात बड़े सुकून से गुजरी थी। सुबह उठकर से शेव बनाया, गुस्ल किया, कपड़े पहने और होटल का बिल अदा करके पुराने शहर की तरफ रवाना हो गया। अबू बकर रेस्टोरेंट के टेरेस में बैठकर इसने बड़े इत्मीनान से तगड़ा सा नाश्ता किया। उस सामने देखने लगा जहां माउंट ऑफ ओलिव का दिलफरेब मंजर नजर आ रहा था। इस दौरान किसी ने इससे रब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब वो वहाँ से रुखसत होने लगा तो कुर्सी के करीब फर्श पर रखा हुआ स्याह ब्रीफकेस अब वहाँ मौजूद नहीं था। जिस वक्त मेजर बालिबा बेरूत जाने के लिए शहर की बड़ी शाहराह अबूर कर रहा था, इस वक्त स्याह रंग का वो ब्रीफकेस नवाफ नामी एक रेस्टोरेंट के एक स्टूडेंट के कमरे में पहुंच चुका था।
नवाब अल-फतेह का एक सरगर्म रुकन था। ब्रीफकेस में रखा हुआ वो खौफनाक रेमिगेंटन पिस्तौल उस जगह पहुंच चुका था जहां मिलर पहुंचाना चाहता था। इसी तरह तकरीबन इसी वक्त मंसूबे के ऐन मुताबिक बेरूत में खौफनाक हादसा भी रूनमा हो चुका था। कीता सिनोसी मेरिडियन होटल से निकलकर टहलता हुआ पार्किंग लॉट में पहुंचा जहाँ इसकी किराए पर हासिल करदा कार खड़ी थी। इसने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और पार्किंग लॉट से निकलकर जैसे इस सड़क पर पहुंचा, बाईं तरफ से आने वाला एक भारी ट्रक इसे रोनता हुआ निकल गया। ये हिट एंड रन किस्म का हादसा था। ट्रक सिनोसी की कार को रोनने के बाद तेजी से गायब हो गया था और कोई उसका नंबर भी नोट नहीं कर सका था। कीता सिनोसी हादसा पर ही जहाँ भाग हो गया। सिनोसी की मौत के साथ ही ये सबूत भी ख़त्म हो चुका था कि मिलर का दिया हुआ वो खौफनाक पिस्तौल पेरिस से बाहर किसने स्मगल किया था। दोपहर का वक्त था। सर्द हवा के हल्के हल्के झोंके खंजर की तरह जिस्म को बुरी तरह काट रहे थे। चारों तरफ तहद्दे निगाह बर्फ का फर्श बिछा हुआ था। सामने गरवर झील में जमा हुआ पानी आईने की तरह चमक रहा था। कैथी झील से कुछ दूर वाक़े उस मकान से निकलकर टहलती हुई रास्ते पर चली जा रही थी जो सीधा झील की जेटी की तरफ चला गया था। जर्मिया ने पेरिस से कोई तरह मिलने तक इसी मकान में ठहरने का फैसला किया था। ऑपरेशनल टीम के बेशतर आदमी फ्रांस जा चुके थे। इस मकान में सिर्फ चंद अफराद रह गए थे। कैथी, एमोस, जर्मिया और कम्युनिकेशन के आदमी के अलावा सिर्फ 2 बॉडीगार्ड थे। साबी की ऑपरेशनल टीम के 2 आदमी फोस्बर्ग के एक होटल में क़याम पजीर थे। इन्हें रिजर्व टीम के तौर पर रखा गया था। परसों जर्मिया को पेरिस से इत्तला मिली थी कि मिलर पेरिस में लेबेरियन स्पर्श खाने में दाखिल हुआ, लेकिन वो इन्हें गुच्छा देकर निकलने में कामयाब हो गया था। इसके बावजूद जर्मिया ने अगले दिन तक स्विट्ज़रलैंड में ही ठहरने का फैसला किया था। इसका ख्याल था कि ऐन मुमकिन है पेरिस से गायब होने के बाद मिलर अपनी माँ से मिलने के लिए दोबारा लेबरन का चक्कर लगाए। ये बड़ी पुरसकून जगह थी। यहाँ की खामोश फिजा ने कैथी के आसाब पर बड़ा खुशगवार असर डाला था। दुनिया से कटकर वो अपने आप को बड़ी पुरसकून महसूस कर रही थी। इस मकान में टेलीविज़न भी नहीं था। फ़ोन पर कभी कभार कोई कॉल आ जाती थी। यहाँ से मीलों दूर तक कोई जीरू नज़र नहीं आता था। अपने पुराने फरकोट में लिपटी झील के किनारे किनारे टहलते हुए अपने आप में एक अजीब सी कैफियत महसूस करती थी। जेटी अब इसकी नज़रों के सामने थी, लेकिन झील के किनारे एक पस्ता कामत आदमी को खड़े देखकर चौंके बगैर नहीं रही थी। वो आदमी बरहना सर था और हवा के झोंकों से इसके सफ़ेद बाल लहराते हुए नजर आ रहे थे। कैथी से देखते रुक गई। जब से उन्होंने लेबरन के उस मकान के दरवाजे पर नैना कुलाई शेख का नाम लिखा हुआ देखा था, जर्मिया के होंठों को चुप सी लग गई थी। कैथी ने जब भी इस बूढ़े के बारे में कोई सवाल किया था, जर्मिया ने इसे बड़ी खूबसूरती से टाल दिया था। इसके बाद तो जर्मिया ने कैथी अपने दूसरे साथियों से बोलना भी कम कर दिया था। वो इनसे अलग थलग रहता और खाना भी अपने कमरे में अकेला खाता। कैथी ने इससे पहले जर्मिया को कभी इस कैफियत में नहीं देखा था और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जर्मिया को किस तरह ज़ुबान खोलने पर उकसाया जाए। इस वक्त वो वहाँ खड़ी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अहमक महसूस कर रही थी। इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वापस जाने के बारे में सोच रही थी कि जर्मिया पीछे मुड़ा। इसने कैथी को देख लिया था, लेकिन किसी किस्म का इशारा नहीं किया। दोनों अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। बिलाखिर कैथी छोटे छोटे कदम उठाती आगे बढ़ गई। हेलो जर्मिया, कैसे हो? इसने करीब पहुंचकर पूछा। क्यों लगा जैसे जर्मिया ने इसकी बात सुनी ही ना हो। वो दूसरी तरफ घूमकर मुंजमी झील की तरफ देखने लगा। कई लम्हात गुजर गए। फिर आखिर जर्मिया के होंठों को हरकत हुई और वो मध्यम लहजे में बोला, बाज़-औक़ात इंसान का माजी किसी खूनी भेड़िए की तरह इस पर हमलावर होता है। जिन लोगों के बारे में तुमने सोच रखा हो कि वो मर खप गए होंगे और ज़मीन में इनकी हड्डियाँ भी गल चुकी होंगी, लेकिन दफतन वो एक नई शक्ल में सामने आ जाए। और वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते बोला, बाज़ चेहरे और नाम माजी से उभर कर अचानक ही सामने आ जाते हैं और तुम ये फैसला नहीं कर पाते कि ये महज इत्तिफाक है या इन्हें एक रोज़ सामने आना ही था। जर्मिया इस तरह खामोश हो गया जैसे इसे अपनी ही बातों पर शर्म आ रही हो। मेरा ख्याल है तुम नैना कुलाई शेख की बात कर रहे हो। कैथी ने इस वाले निगाहों से देखा। इसे समझने में देर नहीं लगी थी कि जर्मिया इस वक्त बोलना चाहता है, माजी के किसी राज से पर्दा उठाना चाहता है। हाँ नैना, उसके शोर की बात कर रहा हूँ। जर्मिया ने कई लम्हों के बाद जवाब दिया। प्रोफेसर कर्ट कुलाई शेख, मेरा ख्याल है तुम्हें नाम याद होगा। वो एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन इस मरतबा कैथी के जवाब देने से पहले बोल पड़ा, नहीं तुम्हें इस सिलसिले में कुछ याद नहीं। 1958 की बात है। तुम उस वक्त तक मोसाद में नहीं आई थी। कैथी ने सर हिलाया। 1958 में वो गर्चे इंटेलिजेंस में नहीं आई थी, लेकिन मोसाद के एक एजेंट साइमन की बीवी ज़रूर थी। मगर जाहिर है इसे मालूम नहीं था कि यहूदियों की इस खौफनाक तंजीम में क्या हो रहा है। साइमन के तलाक देने के बाद ही इसे मोसाद में शामिल कर लिया गया था। ये ऐसी बात थी जैसे कुत्ते को खामोश रखने के लिए इसके सामने हड्डी डाल दी गई हो। कुलाई शेख 1957 में इसराइल आया था।
जेरमैन ने इसका देखे बगैर कहना शुरू किया। वो चेकोस्लोवाकिया का बाशिंदा था। इससे होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। कहा जाता था कि जौहरी कुव्वत में पूरे यूरोप में इसका कोई मुकाबले का माहिर नहीं था। इसके बावजूद ज़ेक हुकूमत ने इसे यहाँ आने दिया था। कैथी ने गैर यकीनी सी निगाहों इसको देखा। वो 1954 में चेकोस्लोवाकिया से फरार हो गया था और मुल्क से बाहर जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था। दरअसल इसे पेरिस में जौहरी तवानाई के मौजू पर होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेजा गया था। उसके बाद से वापस नहीं गया, जबकि इसकी बीवी बेटा अपने ही मुल्क में रह गए थे। उसका बेटा? तुम्हारा मतलब है? कैथी ने सवाली निगाहों से देखा। मेरा ख्याल है वही है। दिल मैंने कंधे उचकाए। इन दिनों बहुत छोटा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर एक तरफ इशारा करते बोला, चलो ज़रा टहलते हैं। कैथी खामोशी से इसके साथ चलने लगी। वो रास्ता झील के साथ साथ होता हुआ जंगल की तरफ चला गया था। कुलाई शेख मेहमान लेक्चर के हैसियत से यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में 3 साल तक लेक्चर भी देता रहा। 1957 में वो यरूशलेम यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के शोबे से वाबस्ता हो गया था। इसे विज़मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में फेलो रिसर्चर की हैसियत ही से तैनात किया गया था। वहाँ इसकी बड़ी कदर थी। वो एक ज़हीन साइंसदान होने के अलावा एक नफीस और हमदर्द इंसान भी था। लोग उसे पसंद करते थे। यूँ कह लो कि वह शख्स का पसंदीदा आदमी था। लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारा नहीं, कैथी ने कहा। इसने कोशिश की थी कि इसके लहजे में तंज न ज़ाहिर हो। तुम शुरू से इस पर किसी किस्म का शुबा कर रहे थे। मैंने गलत तो नहीं कहा? दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वो यहूदियों को मदद फराहम करने और उन्हें पनाह देने जैसी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा था। लेकिन इसका ये राज फाश हो गया और जर्मनी की स्पेशल पुलिस गस्टापो ने इसे गिरफ्तार करके थ्रीसिट कैंप भेज दिया था। ओह, कैथी की भूएं तन गई। मैं तो अब तक यही समझती रही कि थ्रीस्टेट कैंप में सिर्फ यहूदियों को भेजा जाता था। मेरा ख्याल दुरुस्त है। जर्मनी ने इस बात में सर हिलाया। उस कैंप में यहूदियों के अलावा बाज़ उन लोगों को भेज दिया जाता था जो यहूदियों की मदद के जुर्म में भेजे जाते थे। जंग के बाद जो लोग इसराइल पहुंचने में कामयाब हो गए थे वो कुलाई शेख को अच्छी तरह पहचानते थे। इन लोगों के कहने के मुताबिक वो बहुत हमदर्द, नेक फितरत और बहादुर आदमी था। लोगों के इन बयानात के बावजूद तुम्हें उस पर शुबा था? कैथी बोली। हाँ। जर्मनी ने एक गहरा सांस लिया। मैं उस वक्त गैर मुल्की एजेंटों के मुकाबले में जवाबी कार्रवाइयाँ करने वाले शोबे का इंचार्ज था। उन दिनों हम नजफ़ में एक टेक्सटाइल मिल के प्लांट की आड़ में एक बहुत बड़े एटमी रिएक्टर की तनसीब का काम कर रहे थे। ये हमारा खुफिया तरीन मनसूबा था। रूसियों को हमारे बारे में कुछ शुबा तो था, लेकिन वो कोई मस्बत मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके थे। इनके एजेंट रिएक्टर में दाखिल होने की 2 कोशिशें कर चुके थे, मगर किसी में उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। एक कोशिश के दौरान हमने इनके आदमी को पकड़ लिया था। KGB की एक टीम ने फ्रांसीसी कंपनी टीबावर के दफ्तर में दाखिल होकर इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की थी। यही कंपनी हमें रिएक्टर की तामीर के सिलसिले में आलात फराहम कर रही थी। वो दोनों टहलते अपनी जगह उस जगह पहुंच चुके थे जहां सरकंडे की झाड़ियों का तवील सिलसिला शुरू हुआ था। जर्मनी ने झुककर एक टूटा हुआ सरकंडा उठाया और इसे हाथों से मोड़कर तोड़ दिया। रूसी ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि टेक्सटाइल मिल की आड़ में क्या खिचड़ी पक रही है। इसके लिए वो बड़ी सी बड़ी कीमत भी अदा करने को तैयार थे। इनकी पिछली सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। अब वो आला सतह पर किसी ऐसे आदमी की खिदमत हासिल करना चाहते थे जो न्यूक्लियर फिजिक्स को समझता हो। इसके लिए इस शख्स से बेहतर और कौन हो सकता था जो कम्युनिस्ट ना हो, यहूदियों का हमदर्द हो और हमारे साइंसी माहिरीन के अंदरूनी सर्कल में दाखिल हो चुका हो। और फिर कैथी ने इसके खामोश होने पर सवाल निगाहों से देखते हुए कहा, इसके बाद मैंने एक फ़ैसला किया जिसकी मेरे तमाम साथियों ने मुखालफत की थी। मैंने इस मुखालफत की परवाह न करते हुए कुलाई शेख की निगरानी शुरू करा दी। हम 6 महीने तक इसकी एक एक हरकत की निगरानी करते रहे। इसकी फ़ोन कॉल्स और डाक भी सेंसर की जाती रही, लेकिन कोई मुश्तबह बात सामने नहीं आई। इसका किरदार बेदाग साबित हुआ था। फिर आखिर मैंने इसके माजी को खंगालने का फैसला किया। हमने इसराइल के अंदर गैर मुमालिक में रहने वाले उन तमाम लोगों से रब्ता कायम किया जो इसके साथ थ्रीस्ट कैंप में रह चुके थे। 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ। बिलाखिर एक हीरो मिल ही गया जिससे आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सकता था। मियामी में रहने वाले एक बूढ़े ने हमें इसके बारे में अजीबोगरीब कहानी सुनाई। बूढ़ा कैंप में कुछ अर्सा तक कुलाई शेख का रूममेट भी रह चुका था। इसने हमें ये दिलचस्प बात बताई कि जंग के आखिरी दिनों में कुलाई शेख का कैंप की एक नाज़ी खातून ऑफिसर से मुआशका चल रहा था। उस जर्मन लड़की का ताल्लुक सोडाल्टन नामी कस्बे से था और उसका नाम ईव शोंड था। हमारे गवाह के बयान के मुताबिक वो बड़ी संग दिल और बेरहम औरत थी, लेकिन कभी कभार खिलाफ तवक्को
वो कैदियों की हमदर्द भी बन जाती थी। ऐसे मौके पर वो खूबूर मर्द कैदियों के साथ दिल लगी का मुजाहरा भी करती थी। फिर एक रोज़ ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि कुलाई शेख के इश्क में मुब्तला थी। कुलाई शेख शुरू में तो बहुत घबराया, लेकिन एक मौका पर ईवा ने जब इसकी जान बचाई तो कुलाई शेख भी इसकी तरफ माइल हो गया। हुआ यूं कि कुछ कैदियों को आश्विज़ कैम्प में भेजे जाने के अहकामात मिले थे। तुम जानती हो, आश्विज़ में सिर्फ उन कैदियों को भेजा जाता था जिनकी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हों। कैदियों की इस फहरिस्त में कुलाई शेख का नाम भी मौजूद था, लेकिन ईवा ने फहरिस्त में से इसका नाम निकाल दिया। जर्मिया को एक लम्हा खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, हमने यहाँ और पराग में इसका रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया। इन दिनों वहाँ की हुकूमत ने अभी हमारा सफारतखाना बंद नहीं किया था और वो लोग नाजी जंगी मुजरिमों की तलाश में हमारे साथ ताउन भी कर रहे थे। और तुमने ईवा को तलाश कर लिया था? कैथी ने कहा। ईवा जंग ख़त्म होते ही गायब हो गई थी। जर्मिया ने इस मरतबा इसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया था। वो इस तरह गायब हो गई थी जैसे ज़मीन के ऊपर कभी इसका वजूद ही न रहा हो। लेकिन 3 साल बाद कर्ट कुलाई शेख अचानक ही अपनी बीवी के साथ पराग में नमूदार हुआ। उसकी बीवी का नाम नैना था और वो बिलाशुबा बहुत हसीन लड़की थी। तुम ये भी जानती होगी कि सोलैंड के रहने वाले जर्मन बाशिंदे जैक ज़ुबान भी बोलते हैं जैसे ये उनकी मादरी ज़ुबान हो। कैथी ने इसके खामोशी पर कहा। ये मालूमात हासिल करने के बाद तुमने उसे ज़ुबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने विज़मान इंस्टीट्यूट में वाक़ इसके फ्लैट में इससे मुलाकात की और तमाम हक़ाइक़ इसके सामने रख दिए। इसमें शुबा नहीं कि मैं इसे ब्लफ कर रहा था। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि नैना ही दरअसल ईवा है, लेकिन वो मेरी यहाँ चाल में आ गया और फ़ौरन ही सब कुछ कबूल कर लिया। जंग के ख़ात्मे बाद इसने ईवा से शादी कर ली थी और इसके लिए नैना नामी उस लड़की के शनाख्ती कागज़ इस्तेमाल किए थे जो कैम्प में इंतकाल कर चुकी थी। वो 2 साल तक बर्नो में रहे और वहाँ इनके यहाँ लड़की की वलादत हुई थी। जब मामला कुछ सर्द पड़ गए तो वो लोग पराग चले गए। इसका ख्याल था कि 63 कैम्प में इसके साथ रहने वाले लोग या तो मर खप चुके होंगे या कहीं और चले गए होंगे, इसलिए इन्हें वहाँ कोई ख़तरा नहीं था। मेरा ख्याल है इसे ईवा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही होगी। कैथी बोली। वो एक बुज़दिल आदमी था। जर्मी ने तंज़े लहजे में कहा। कैम्प में कैदियों के साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा था उसे देखते हुए कोई भी गैरतमंद आदमी किसी नाज़ी लड़की से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल रूसियों को कई साल बाद इसके बारे में सब कुछ मालूम हुआ था। 1952 में KGB के चंद एजेंट लिबार्टी में उससे मिलने आए थे। उनके पास इस अमर के ठोस सबूत मौजूद थे कि कुलाई शेख ने एक ऐसी नाज़ी औरत से शादी की थी जो जंगी मुजरिमा थी। वो अगर चाहते इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्हें फांसी पर लटका सकते थे, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने इनके सामने एक तजवीज़ रखी थी और ये तजवीज़ ये थी कि अगर वो यूरोप में रूस के लिए जासूसी के फ़राइज़ अंजाम देने पर तैयार हो जाते हैं तो रूसी ने छोड़ सकते हैं। कैथी ने कहा। वो दोनों आहिस्ता ऐसा मकान की तरफ वापस आ रहे थे। इस वक्त अगरचे शाम हो रही थी, लेकिन चारों तरफ बिखरी बर्फ़ की सफ़ेदी चमक रही थी। आसमान साफ था, सितारे भी चमकने लगे थे। जर्मिया खामोश था। जैसे कैथी ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन तुमने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसका मतलब है तुमने भी इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा कर लिया था। हाँ, जर्मिया ने इस बात में सर हिलाया। फिर क्या हुआ जर्मिया? कैथी बोली। वो समझ गई थी कि जर्मिया एक बार फिर अपने खोल में सिमटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे बोलने पर उकसा रही थी। शुरू में तो ऐसा करने पर आमादा नहीं था, जर्मिया ने कहा। तंग आमद बदजंग आमद के मिस्ताक को बज़िद था कि मैं इसे गिरफ्तार कर लूँ और इस पर मुकदमा चलाया जाए। उसका कहना था कि वो डबल गेम नहीं खेल सकता और अगर रूसियों को पता चल गया कि वो इन्हें डबल क्रॉस कर रहा है तो वो इसकी बीवी और बेटे को कत्ल कर देंगे। लेकिन मुझे कुलाई शेख की ज़रूरत थी और रूसी को गलत रास्ते पर डालने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहता था। अपने रिएक्टर को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। कैथी ने महसूस किया था कि आखिर में जर्मिया की आवाज़ गैर ज़रूरी तौर पर बुलंद हो गई। इसने अपने हैंडबैग में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। इसने बहुत देर से सिगरेट नहीं पिया था, लेकिन वो बड़ी शिद्दत से इसकी तलब महसूस कर रही थी। इसने एक सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया और जर्मिया की तरफ देखे बगैर बोली, इसने डबल एजेंट की हैसियत से कितने अर्से काम किया था? तकरीबन 2 महीने। अप्रैल 1958 में KGB के एजेंटों की एक टीम इसराइल आई थी। को वो रूस की एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबरों की हैसियत से आए थे, लेकिन ये बात हम भी अच्छी तरह जानते थे कि वो एकेडमी दरअसल KGB के एजेंटों का एक इदारा था। इनके कुछ एजेंट पहले ही यरूशलेम में मसरूफ़ कार थे और उन्हें कुलाई शेख के बारे में मालूम कर लिया था। कैथी बोली। नहीं। जर्मिया ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब दिया। उन्होंने अब इससे रब्ता कायम करके एक मीटिंग तय कर ली थी। हमने पहले कुलाई शेख को पट्टी पढ़ा दी थी कि रूसी को क्या बताना है।
हमने रिसर्च पर एक जाली फाइल तैयार करके इसके हवाले कर दी थी ताकि रूसियों को दे दी जाए। कैथी कुछ बोलने के बजाय सिगरेट के गहरे गहरे कश लेती रही। रूसियों से मुलाकात से एक रात पहले कुरेशक ने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। जर्मिया की आवाज़ अब कदरे मध्यम थी। हमारी मुलाकात विस्बान इंस्टीट्यूट के बाहर मेरी कार में हुई थी। इसने बताया कि वो हमारे लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि इसे यकीन था कि रूसियों को जल्द या बदेर उसके बारे में मालूम हो जाएगा। इसने एक बार कहा था कि इसे ज़िंदगी भर के जेल में डाल दिया जाए ताकि इस तरह इसकी बीवी और बेटी की जान बचाई जा सके। वो बहुत मायूस नजर आ रहा था। वो बहुत नफीस इंसान था लेकिन बहुत बुज़दिल भी साबित हुआ था। रात हो चुकी थी। चंद गज के फासले पर वो मकान अब एक पुरसरा होले की तरह नजर आ रहा था। ग्राउंड फ्लोर के कमरे की खिड़की से मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। कैथी ने अपने आप को कभी भी जर्मिया के इतना करीब महसूस नहीं किया था। इसने गहरी नजरों से जर्मिया की तरफ देखा। तारीकी के बायस इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ? कैथी ने पूछा। वो घर चला गया और गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। जर्मिया ने कहा, इस पर कसूर मेरा ही था। वो एक नफीस आदमी था और हकीकत यह है कि मैं इसे पसंद करने लगा था। कैथी चलने में इसको देखती रही। फिर कुछ कहे बगैर इसका हाथ पकड़कर छोटे छोटे कदमों से मकान की तरफ चलने लगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये दास्तान अभी जारी है।